हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू BrainiacIAS। ये इंस्टीट्यूट हमने सेटअप किया है आपकी यूपीएससी जर्नी को और आसान बनाने के लिए। अभी हमारी चल रही है ज्योग्राफी सीरीज़। अब हम कुछ दिनों में आपके लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जैसे साइंस की। साइंस में बायोलॉजी वगैरह एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे आपके लिए, तो कीप सपोर्टिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है एयर मास। देखेंगे भाई एयर मास क्या है। तो आपका सबसे पहला सवाल होगा, सर कि एयर मास क्या होता है, व्हाट इज़ दिस एयर। तो ये एयर मास क्या होता है, इसको जानते हैं। पहले आप ये बताएं, एयर और एयर मास एक ही चीज़ है या अलग चीज़ है। तो दोस्तों, इन दोनों एयर और एयर मास, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एयर कैन बी प्रेजेंट everywhere on the earth. Air is present, but this air mass we can find in specific location, and that too in this location, that too near the surface के पास ही हमें एयर मास मिलता है। सपोज दिस इज आवर सरफेस, और इस सरफेस पे एक जो ये हमारा एयर मास है और दूसरा कॉलम है नॉर्मल एयर का। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the air mass and normal air? एयर मास क्या होता है? इट इज़ अ ह्यूज मास ऑफ एयर। इसकी ये खासियत होती है, दिस ह्यूज मास ऑफ एयर की, कि इट हैज़ यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स throughout the region. This air mass has a uniform characteristics horizontally and gradual change vertically and not much change. बट एयर में जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हम एल्टीट्यूड बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर चेंजेस। एयर कूल्स डाउन एज वी मूव अप, और एट हायर एल्टीट्यूड एज वी मूव अप in the atmosphere, the temperature of the air decreases, but it not happen with the air mass. Air mass has a uniform characteristics throughout the region. तो सबसे पहला कि यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे एयर मास स्पेसिफिक रीजन में मिलती हैं, उसका क्या मतलब का, जैसे एग्जांपल डेजर्ट रीजन, इट हैज़ अ एयर मास विथ hot and dry conditions all over the area. There is hot and dry condition in desert, and similarly in polar regions there is cold conditions throughout the area. So these air mass are limited to specific area with its uniform conditions. So because of this reason of uniformity of condition, the equatorial regions don't experiences air mass is in this region land heat up quickly, resulting into convection. This convection disturbs the uniform conditions. So because of this reason, equatorial regions do not experience air mass. एयर मास को हम एक्सपीरियंस करते हैं इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हाई प्रेशर बेल्ट रीजन में स्टेबल कंडीशंस रहती हैं। जिसकी वजह से वहाँ पे एयर मास हमको देखने को मिलता है। Because of the descending winds in high pressure belts we have stable condition, and vice versa low pressure areas में unstable conditions रहती हैं, intense convections resulting into precipitation
example equatorial region, example of high pressure belt is subtropical regions where we have stable conditions. और जैसा आप देख रहे हैं कि इस मैप में इक्वेटोरियल रीजन्स में वी हैव ओनली मैरीटाइम एयर मासेस, नॉट द कॉन्टिनेंटल एयर मास। कॉन्टिनेंट्स पे कहीं इक्वेटोरियल रीजन में एयर मास नहीं है, जबकि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हम मैरीटाइम एयर मास भी देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल एयर मास भी देख सकते हैं। तो इसी वजह से हम सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बिकॉज ऑफ द स्टेबल कंडीशन वी कैन सी मैरीटाइम एज वेल एज कॉन्टिनेंटल एयर मास। But in equatorial regions, there is only maritime air mass as the land heats up quickly and cools down quickly, disturbing the stable conditions. क्योंकि क्या होता है एयर मास में, जैसे ये सरफेस है, सरफेस पे स्टेबल कंडीशन है तो एयर अबव एक्वास द कंडीशन ऑफ द सरफेस। और ऐसा नहीं रहता है कि 1 या 2 दिन की कंडीशंस को ही एक्वायर करे, जब 4, 5, 7 दिन, जब लंबे समय तक एक ही कंडीशंस रहती हैं तो उसको जो एयर होती है उसके अबव द सरफेस एक्वायर दैट कंडीशन एंड इट बिकम टोटली यूनिफॉर्म। जो एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि एयर और सरफेस का जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंडीशंस हैं, वो बराबर हो जाएंगी लगभग। एंड देन इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू मूव, एयर मास मूव, बट व्हेन दिस एयर मास मूव्स दे स्टिल maintains the uniformity or uniformity of conditions. On movement, these air mass maintains the uniformity of conditions. Let's say कि cold air mass formed हुआ है और ये cold air mass move किया है warmer regions में। So this cold air mass drops the temperature of this warmer region. So we can say that once the air mass starts to move, it changes or affects the condition of other regions. तो देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। Air mass, it is an extensive portion of atmosphere whose physical properties such as temperature, pressure, humidity, etc. are homogeneous horizontally and vertically for hundreds of kilometers. Various physical properties like temperature, pressure and humidity are homogeneous horizontally and vertically. और दूसरा पॉइंट क्या है? The temperature of the source area shall remain uniform. If there is a temperature variation, so the air above could not acquire the stable conditions or the condition of the region. So the temperature shall remain uniform horizontally with a very gradual change in vertical direction. तो एयर मास में हम जब हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, बट जब वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो टेम्परेचर चेंज होगा वो बहुत ही ग्रेजुअल होगा। रैपिड चेंज ऑफ द टेम्परेचर इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड। सो ये एयर मास फॉर्म कैसे होते हैं? एयर मास फॉर्म्स व्हेन अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर रिमेन्स ओवर अ स्पेसिफिक रीजन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड एक्वायरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एरिया सरफेस। किसी भी सरफेस पे अगर कोई एयर है वो काफ़ी समय तक एक ही जगह रहती है तो वो उस एरिया की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेती है एंड फॉर्म्स एयर मास। फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेरेन influences the air mass properties. These are the some factors that influences the properties of air mass. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एयर मास। एयर मास के टाइप्स कितने होते हैं? बेस्ड ऑन द सोर्स 2 तरह के एयर मास होते हैं, कॉन्टिनेंटल एयर मास और मैरीटाइम एयर मास। Based on temperature, air mass can be warm air mass, cold air mass,
बेस्ड ऑन प्रेशर एयर मास होता है अनस्टेबल एयर मास एंड स्टेबल एयर मास। एंड द लास्ट कंडीशन और लास्ट टाइप बेस्ड ऑन लेटिट्यूड। मेनली हम एयर मास को इसी में डिस्क्राइब करते हैं। इज देयर आर आर्कटिक एयर मास, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल एयर मास। और अंटार्कटिक एयर मास, ये भी कॉन्टिनेंटल एयर मास है। पोलर एयर मास, इट इज़ बोथ कॉन्टिनेंटल प्लस मैरीटाइम, देखेंगे ये भी हम। ट्रॉपिकल एयर मास, this tropical air mass is also continental plus maritime. And equatorial air mass, this equatorial air mass is a maritime air mass. so ये क्या है ये देखते हैं। जैसे ये मैप है, इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ एयर मास देख सकते हैं। ये जो अपना इक्वेटोरियल रीजन है, ये इन दिस इक्वेटोरियल रीजन वी कैन सी ओनली मेरीटाइम एयर मास। यहाँ पे ये सिर्फ ओशियन और वाटर बॉडीज़ पे ही मिलता है, बिकॉज एन इक्वेटोरियल रीजन लैंड हीट अप्स क्विकली, सो द स्टेबल कंडीशन गॉट डिस्टर्ब्ड, while in oceans or water body the conditions are relatively stable, so we find maritime air mass. Now come in tropical region. In tropics we find both continental as well as maritime air mass. Maritime continental, because as the tropics are the region of descending winds, सो क्रिएटिंग स्टेबल कंडीशंस। तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं, ट्रॉपिक्स में मेरीटाइम और कॉन्टिनेंटल एयर मास मिल जाता है। साउदर्न रीजन में जैसे कि लैंड मास कम है, तो कुछ एरियाज़ में यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल एयर मास मिल जाएगा। और हमने आर्कटिक एयर मास देखा था जो कि कॉन्टिनेंटल था, ऊपर आर्कटिक रीजन्स इट इज़ कम्प्लीटली फ्रोज़न, सो वी फाइंड कॉन्टिनेंटल एयर मास। पोलर रीजन्स में हमें कॉन्टिनेंटल प्लस मेरीटाइम एयर मास मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरीटाइम है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एयर मास है। सो इन पोलर रीजन वी फाइंड बोथ कॉन्टिनेंटल एज वेल एज मेरीटाइम एयर मास। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ एयर मास बेस्ड ऑन लेटिट्यूड। सिमिलरली अंटार्कटिका में भी कॉन्टिनेंटल एयर मास है। तो अब हम देखते हैं कि इन एयर मास का सिग्निफिकेंस क्या होता है। पहला, air mass helps in transport of heat from one region to another and helps in distribution of temperature across the earth. heat distribution करता है air mass, heat को transport करते हैं एक region से दूसरे region में on the earth and helps in distribution of temperature across the globe. दूसरा significance, maritime air mass brings more moisture to continental regions, increasing humidity and precipitation. मेरीटाइम एयर मास जब कॉन्टिनेंट्स की तरफ आते हैं वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करते हैं, ब्रिंगिंग प्रेसिपिटेशन टू द कॉन्टिनेंटल रीजन्स। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है हमारे एयर मास का। तीसरा सिग्निफिकेंस है कि इंटरेक्शन ऑफ वार्म एंड कूल एयर मास रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स जो हमारा साइक्लोन अब आगे चल के जो नेक्स्ट टॉपिक भी है साइक्लोन, में हम देखेंगे ये फ्रंट्स को, साइक्लोन्स को। सो जो टेम्परेट साइक्लोन्स होती हैं वो फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मास। और चौथा सिग्निफिकेंस है कि मैरीटाइम, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल एयर मासेस इन इंडिया एंड अटलांटिक ओशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। साइक्लोन्स में ये भी देखेंगे कि इंडिया एंड अटलांटिक ओशंस में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डेवलपमेंट में मेरीटाइम, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एयर मास हेल्प करते हैं इंडिया में और अटलांटिक ओशन में। मेरीटाइम एयर मास ऑफ इंडियन ओशन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन मानसून एंड दिस मेरीटाइम एयर मास ब्रिंग्स द मॉइस्चर टॉवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये नेक्स्ट जो हमारा सिग्निफिकेंस है, द ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास अलोंग द डेजर्ट रीजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एरिडिटी कंडीशन। डेजर्ट रीजन में जो ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास है वो एरिडिटी कंडीशंस मेंटेन करता है। लास्ट सिग्निफिकेंस,
cold air mass which are formed over Siberia region during winters affects the surrounding regions and causes cold condition. जो कोल्ड एयर मास है जो साइबेरिया रीजन में फॉर्म होता है वो सराउंडिंग रीजन्स को अफेक्ट करता है, वहाँ पे कोल्ड कंडीशंस को मेंटेन करता है. सो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ एयर मास. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन. इस साइक्लोन में हम सब दो तरह की साइक्लोन देखेंगे, टेम्परेट और ट्रॉपिकल. जो पहली साइक्लोन है टेम्परेट साइक्लोन, उसको समझते हैं. ये साइक्लोन फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द फ्रंट्स. तो ये साइक्लोन को स्टार्ट करने से पहले हम फ्रंट्स को समझ लेते हैं और साइक्लोन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रंट्स. व्हाट आर द फ्रंट्स, क्या होता है, क्या उसका काम है इन फ्रंट्स का. तो ये जो है वर्ड फ्रंट, ये क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट इज दिस फ्रंट? अपनी नेशनल सिक्योरिटी में भी हम ये वर्ड सुनते हैं, जैसे फ्रंट की नॉर्दर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट. तो ये फ्रंट क्या है? तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि फ्रंट इज द बाउंड्री बिटवीन टू रीजन्स. टू रीजन्स के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको फ्रंट. बट ज्योग्राफिकली हमारे ज्योग्राफी में ये डेफिनेशन गलत है. इन ज्योग्राफी हमारी डेफिनेशन है कि फ्रंट इज द एरिया, इट इज अ एरिया वेयर टू एयर masses आर इंटरेक्टिंग. यहाँ पे दो एयर मास मिलते हैं, उस एरिया को हम फ्रंट बोलते हैं. सपोज ये दो एयर मास हैं, ये कोल्ड और ये वार्म एयर मास. तो जो ये एरिया है यहाँ पे ये दो एयर मास इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम फ्रंट बोलेंगे. दिस एरिया इज नोन एज फ्रंट. तो फ्रंट इज अ एरिया वेयर टू एयर मास आर इंटरेक्टिंग. जैसा हमने पढ़ा है कि जो एयर मास हैं, दो एयर मास हैं, उनमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. एयर मासेस, टू एयर masses have different properties. So these air mass do not mix with each other. On interaction, these air mass do not mix with each other and maintains their property. और जब दो एयर मास मिलते हैं, जैसे सपोज दिस इज अ कोल्ड एयर मास and this is warm air mass. Always there is a condition that cold air mass जो होता है वो नीचे की तरफ जाएगा और warm air mass को वो ऊपर की तरफ उठा देगा. Cold air mass have high density. The air in cold air mass is denser than the warm air mass. कि वो भी जैसे एयर हीट अप होती है, it expands, density decreases. So it is always the cold air mass that moves down and warm air mass it always got uplifted. तो आगे यही चलेगा कि warm air mass uplift हो जाएगा और cold air mass got down. तो हमारे नोट्स में क्या है, फ्रंट्स की क्या डेफिनेशन? Front, it is a narrow zone of transition dividing the two air masses of differing temperature and humidity conditions. These fronts are usually formed in mid-latitude or temperate regions. ये हमने एयर मास में देखा था कि ये मिड लेटिट्यूड और टेम्परेट रीजन्स में ही क्यों फॉर्म होते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस. और जब कुछ समय तक दो लोग साथ रहेंगे तो मन भरेगा, तो फिर दूर जाएंगे. The process of decay of front is called as frontolysis. तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रंट्स. पहला फ्रंट टाइप है स्टेशनरी फ्रंट. दो एयर मास एक दूसरे की तरफ आए बट
बट जो ये एयर मास हैं दे आर अनेबल टू चेंज देयर पोजीशन और पुश ईच अदर, और ये इस रीजन पे दोनों एक दूसरे से सट के खड़े हुए हैं, तो इट इज़ नोन एज स्टेशनरी फ्रंट। इन स्टेशनरी फ्रंट the two air mass are unable to push each other. और जब ये जो स्टेशनरी फ्रंट है ये डिस्टर्ब होगा तो वार्म या कोल्ड फ्रंट फॉर्म होगा। जब दो फ्रंट मिलते हैं और एक दूसरे को पुश नहीं कर पाते हैं, सो इट रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी फ्रंट, and when this stationary front got disturbed, it resulted into the formation of cold front or warm front. तो ये हमारा स्टेशनरी फ्रंट हो गया। तो अब कोल्ड फ्रंट कैसे बनता है ये देखते हैं। जब दो फ्रंट्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज वार्म फ्रंट and this is cold front. So when both these fronts are approaching toward each other, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब जो ये कोल्ड एयर मास है इट इज एडवांसिंग एंड अंडर कटिंग द वार्म एयर मास। वार्म एयर मास है वो अपनी जगह पे है, अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा, बट जो कोल्ड एयर मास है इट इज मूविंग टॉवर्ड्स वार्म एयर मास एंड अंडर कटिंग द वार्म एयर मास, और ये नीचे की तरफ जा रहा है और इस वार्म एयर मास को ऊपर उठा रहा है, तो इट इज़ कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होती हैं कंडीशंस, दिस इज कोल्ड फ्रंट, ये जो वार्म फ्रंट है, तो इससे जो सडन जो वार्म फ्रंट जब ऊपर की तरफ जाएगा इट रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज रहती है कि these are rain bearing clouds, it is like a block of cloud ऐसे, और जिससे प्रेसिपिटेशन होगा। जब वार्म और कोल्ड फ्रंट मिलते हैं तो it resulted into precipitation. So when the cold front is approaching it resulted into the cumulonimbus clouds, और जब ये दो फ्रंट हैं और जब ये जो वार्म फ्रंट है ये अप्रोच कर रहा है, when this warm air mass is approaching towards the cold air mass then it resulted into the formation of warm front, and the clouds which are formed is nimbostratus cloud। कौन सा, निम्बो स्ट्रेटस। अब ये निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि जब वार्म फ्रंट इज एडवांसिंग टॉवर्ड्स द कोल्ड फ्रंट, तो इस कंडीशन में जब ये ग्रेजुअली वार्म फ्रंट ऊपर जाएगा और इट्स फॉर्म like this the clouds got formed, not a single block of the cloud like cumulonimbus cloud in the case of cold front। cold front में cumulonimbus cloud फॉर्म होगा, एक के ऊपर एक ऊंचाई की तरफ से होगा, लेकिन जो ये निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड है इट हैज़ अ लार्जर स्प्रेड, क्योंकि ये ग्रेजुअली ऊपर जाएगा वार्म फ्रंट और दूर तक जाएगा, तो इट हैज़ लार्जर स्प्रेड एंड फाइनली इट रिजल्टेड इनटू द प्रेसिपिटेशन। तो इस निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड में जो प्रेसिपिटेशन होगा वो मतलब लार्जर एरिया पे होगा, बट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में द प्रेसिपिटेशन इज लिमिटेड टू स्मॉलर एरिया। और ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, चौथा फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, जब ये कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जब ये वार्म एयर मास फाइनली पूरा अपलिफ्ट हो जाता है और इसके पीछे फिर से कोल्ड एयर मास आ जाता है, दिस कंडीशन इज नोन एज ऑक्लूडेड फ्रंट। इस ऑक्लूडेड फ्रंट में जो वार्म एयर मास है उसको दोनों तरफ से कोल्ड एयर मास घेर लेते हैं, सो दिस ऑक्लूडेड फ्रंट रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बोथ निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड as well as cumulonimbus cloud। कैसे, ये हमारा
कोल्ड एयर मास है, ये अप्रोच कर रहा था, और ये वार्म एयर मास है। तो जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास अप्रोच कर रहे हैं और वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के पास जा रहा है, तो ये फॉर्म होगा यहाँ पे निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड। और लेकिन जब यहाँ पे ऑक्लूसिव फ्रंट में पीछे से भी कोल्ड कंडीशंस आ जाएं, कोल्ड एयर मास आ जाएं, सो यहाँ पे पीछे से सडन अपलिफ्टमेंट होगा of this front and resulted into the cumulonimbus cloud. So this is occluded front. Let's see types of front. First, stationary front. When the surface position of front is not changing and the two air masses are unable to push each other is called a stationary front. And both of these air masses are unable to push each other, then it is stationary front. And when this front is disturbed, it results in the formation of warm or cold front. जब ये स्टेशनरी फ्रंट डिस्टर्ब होगा तो वार्म फ्रंट या कोल्ड फ्रंट फॉर्म होगा। वार्म फ्रंट क्या है? इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मास, वेयर द वार्म एयर मास इज एडवांसिंग एंड ओवरराइडिंग ओवर कोल्ड एयर मास। द ग्रेडियंट ऑफ फ्रंट इज ग्रेजुअली लीडिंग टू स्लो राइज ऑफ वार्म एयर। जब ये धीरे धीरे वार्म एयर राइज होगी, उससे निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स फॉर्म होंगे एंड स्टीडी रेनफॉल ओवर लार्जर एरिया। सो ये वार्म फ्रंट है। तो ये हमने डायग्राम में देखा था कि जो ग्रेजुअली जब ये वार्म फ्रंट अपलिफ्ट होता है तो इट रिजल्टेड इनटू द निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड विच हैज़ अ लार्जर एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड। थर्ड है कोल्ड फ्रंट। इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मास, वेयर कोल्ड एयर मास एडवांसिंग है ना, undercutting warm air mass. This result in steeper gradient along the front, causing rapid rise of warm air. जब warm air rapidly rise होगी तो ये cumulonimbus cloud form करेगी। Occluded front is the fourth type of front. Later stage है ये front formation की, जहाँ पे where the warm air in warm sector is no longer at the ground. warm air अब ground पे नहीं है, दोनों तरफ से cold front approach कर चुके हैं ड्यू टू द मीटिंग ऑफ कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। जब पहले ये जो वार्म फ्रंट एंड कोल्ड कंडीशन, इस कंडीशंस में जब दो फ्रंट्स मिल चुके होंगे तो जो वार्म फ्रंट जब सरफेस से अपलिफ्ट हो चुका है तो उस कंडीशन को हम ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। इट इज़ अ कंपाउंड जोन विथ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों फ्रंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें। सो दिस इज फ्रंट। तो हमने फ्रंट को समझा, टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, और यही फ्रंट फॉर्म करेंगी साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। और टेम्परेट साइक्लोन इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। फ्रंटल साइक्लोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ फॉर्म ड्यू टू दिस फ्रंट्स। टेम्परेट साइक्लोन गॉट फॉर्म। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शानदार क्लास। आई होप इट इज़ प्रोडक्टिव फॉर यू। थैंक यू।